जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। आज करते हैं मेंस लेवल के वही क्वेश्चन जो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ये वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ये वाला लास्ट क्वेश्चन किया था, इसके बाद ये वाला करना था। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। ये दोनों स्टेटमेंट में से मिला के स्टेटमेंट वन, ये दे रखा है स्टेटमेंट वन अपने पास, ये स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, दोनों से कौन से में से एम और एन की बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, शिवम ट्रैवल एम और एन दो पॉइंट है। ठीक है, एम और एन। देखते हैं क्वेश्चन को, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं। शिवम ट्रैवल्ड फ्रॉम एम टू एन वेयर ही ट्रैवल्ड द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट x-5 किलोमीटर पर आवर सच दैट ही टुक अ टोटल ऑफ 3.5 आवर्स ऑफ द जर्नी। मतलब कि शिवम जो है ट्रैवल करता है एम टू एन की तरफ, एम से लेके एन तक वो ट्रैवल करता है, जिसमें से वह टोटल डिस्टेंस में से 60% डिस्टेंस जो है यानी 60% दूरी जो है वो तय करता है x किलोमीटर प्रति आवर्स की, प्रति घंटा की चाल से, और बाकी जो बची हुई है 40% वो तय करता है x-5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो उसको टाइम लगता है 3.5 घंटे। तो मैं इसको क्या 10D 100D कुछ भी मान सकता हूँ। 10D मान लो, तो 10D का 60% कितना हो जाएगा? 6D। 6D कितने की स्पीड से? x की स्पीड से। और बाकी बचा कितना? 4D कितने की स्पीड से? x-5 की स्पीड से। तो उसको कितना टाइम लगा? 3.5 आवर्स। देखो एक इक्वेशन बनी है, लेकिन इसके अंदर है अपने पास दो वेरिएबल। इन क्वेश्चन को देखो, डाटा सफिशिएंसी को क्वेश्चन को पूरे आंसर लाके सोल्व नहीं करना रहता अपने को, सिर्फ एक अजम्पशन लगानी रहती है, अंदाजा लगाना रहता है कि हाँ इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक तो डी है और एक एक्स है। क्या इससे अपन एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं? दो वेरिएबल और सिंगल इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसीलिए लेट्स सी कि दूसरे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। मनीष ट्रैवल्ड फ्रॉम एन टू एम या करो या फिर एम टू एन करो। 10D की स्पीड तो है ही ना, 10D की अपने पास डिस्टेंस तो है ही। वेयर ही ट्रैवल्ड 70% यानी 7D की डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है x+10 से प्लस किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट x+5 किलोमीटर, यानी 3D की डिस्टेंस जो है वो x+5 किलोमीटर से तय करता है। देन ही टुक 3.1 आवर्स। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो क्या मैं मान सकता हूं कि इससे x और d दो इक्वेशन और अपने पास दो वैल्यूज है, दो वेरिएबल d और x और दो इक्वेशन है, तो क्या इससे आंसर निकल सकता है? एक तरीके से अगर हम अंदाजा लगाएं तो निकल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई दोनों, तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, हाँ तो दो वेरिएबल और दो इक्वेशन है, नहीं वो इसमें नहीं होगा। ठीक है इससे निकल जाएगा। दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो बोथ आर सफिशिएंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ेगी आंसर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिफरेंट बोट्स एम एंड एन आर रनिंग इन टू डिफरेंट स्ट्रीम्स। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो दो नाव है, एम और एन रन कर रही है, चल रही है, यानी स्ट्रीम के अंदर, एक्स और वाई स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो लेट सपोज ये कोई स्ट्रीम है। ठीक है, ये स्ट्रीम एक्स है जो कि एम बोर्ड जो है वो रन कर रही है, और ये वाली जो है वाई स्ट्रीम है जिसमें एन बोर्ड जो है वो रन कर रही है। स्ट्रीम भी दोनों की अलग अलग है और दोनों की खुद की स्पीड भी अलग अलग है, यानी एम की स्पीड भी अलग है और एन की स्पीड भी अलग है। और जो नदी एक्स में बह रहा है वो एक्स जो है उसकी स्ट्रीम जो है, यानी धारा का प्रवाह इस एक्स वाले में जो है वो भी धारा का प्रवाह अलग है और वाई वाले में भी धारा का प्रवाह अलग है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एम की अपने को स्पीड निकालनी है। तो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय बोट एम टू कवर 480 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इज 48 मिनट्स लेस देन, ओके ये लेस है, देन टाइम टेकन बाय एन टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके,
लेस है तो 418 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी n माइनस एस, एस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, n कौन सी स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है, n यहाँ पे कर रहा है अपने y की स्पीड में फ्लो, y की स्ट्रीम में ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। n माइनस वाई माइनस 418 किलोमीटर बाय m, डाउन स्ट्रीम है ये, तो m प्लस एक्स इज इक्वल टू 48 मिनट से इसको आवर में चेंज कर लेंगे तो ये आ गया। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर अपने को कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 2 और 3 4, 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, 4 वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इन अ रेस ऑफ 190 किलोमीटर इन देयर रेस्पेक्टिव स्ट्रीम्स बोट n कैन टाई द रेस विद बोट m if boat n starts with the delay of 1 किलोमीटर पर आवर एंड बोथ आर ट्रैवलिंग इन डाउन स्ट्रीम। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि दोनों की दोनों डाउन स्ट्रीम यानी धारा के प्रवाह की दिशा में चल रही है, और अगर n 1 घंटा लेट हो जाती है तो वो जो है मैच जो है वो टाई हो जाता है, कोई भी नहीं जीतता है, दोनों ही सेम टाइम पे पहुंचती है। n का 1 घंटे डिले पहुंचना मतलब कि n को 1 घंटा कम लगेगा, ठीक है, एक तरीके से। तो 190 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम है तो n प्लस वाई, तो इसको टोटल कितना घंटा लग रहा है, प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि डिफरेंस है ना, 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटा डिले कर रहा है, ठीक है। माइनस 190 बाय m प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब अपने पास 4 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, कैसे इसकी m की वैल्यू और n की वैल्यू निकालेंगे अपन, नॉट पॉसिबल, यानी बोथ दोनों से ही नॉट पॉसिबल, बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि 4 वेरिएबल है और अपने पास 2 इक्वेशन ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर bought 2 items P and Q together at 3,000 रुपये में वो P और Q दोनों सामान खरीदता है और वो मार्क्ड करता है, यानी मार्किंग करता है उसके ऊपर P की 30% अबाउट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। तो P आइटम है और एक Q है, CP कॉस्ट प्राइस है, मार्किंग प्राइस है और उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी एक, ठीक है, CP MP SP, और ये दोनों का जो P का कॉस्ट प्राइस है और Q का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास कितना दे रखा है, 3,000, टोटल दे रखा है अपने पास 3,000, ठीक है। तो मार्किंग कितने से हो रही है, P की मार्किंग जो है 30% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10, ठीक है, 3/10 होती है, यानी अगर मैं 10x इसकी कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ तो 10 पे 3 बढ़ के 13x इसकी मार्किंग हो गई, मार्किंग यानी एक तरीके से अंकित मूल्य, ये हो गया खरीदा हुआ, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, क्रय या विक्रय, क्रय मूल्य, CP को क्रय मूल्य, ठीक है, ये हो जाएगा अंकित मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य। तो इतने से इसको बढ़ा दिया, कितने प्रतिशत से, 30% से, एंड आइटम Q एट 55% ज़्यादा, 55 यानी 11/20, यानी इसकी अगर मैं 20y मान लेता हूँ, देखो x नहीं मानना है क्योंकि Q का वेरिएबल पूरा अलग चलेगा, दोनों एक अलग अलग एंटिटीज़ है, तो 31y का अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों के ऊपर ऑन सेलिंग बोथ द आइटम टुगेदर आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट, यानी इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया, यानी 13x इंटू 15% की जगह क्या मैं, चलो छोड़ो इसमें ही कर लेते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 13x के अंदर 15% यानी 17/20, इतने का अगर मैं इसके ऊपर डिस्काउंट दे देता हूँ, यानी 17 एकम 17 17 34 17 51 5 17 17 और 5 22, ठीक है,
तो ये 200, ये कट जाएगा अपने पास 200, 110, 110 तो यही आ जाएगा, 110 और 110.5 ये आएगा क्या? एक बार काट के देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0.2 ठीक है। तो 11.05x, 11.05x ये डिस्काउंट दिया, उसके बाद ये मार्कअप किया, उसके बाद 13x पे कुछ डिस्काउंट दिया, उसके बाद ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, और इसके ऊपर ये मार्किंग करी कितने प्रतिशत से, और अब इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा जो कितने प्रतिशत का है, 30% का। 31 की कोई वैल्यू है वो 7 रुपये में जारी है, 30% का है ना, तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10, यानी 10 पे 3 का डिस्काउंट, यानी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 7/10। तो 7 एकम 7, 7 या 21, 21.7 वाई की वो चीज़ जाएगी, बिकेगी इतने रुपए मूल्य में। अब अपने को स्टेटमेंट क्या क्या दे रखे हैं वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट अपने को दे रखा है मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम P इज 90 लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ आइटम B। देखो एक इक्वेशन तो अपने पास है जिसके अंदर मैं मान सकता हूं कि 10x प्लस 20y की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3000। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस की, ये अपने को दे रखा है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है इतना है, 3000 का है। और एक और अपने पास इक्वेशन के आगे 90 लेस यानी मार्क प्राइस ऑफ P, यानी 31y माइनस 13x इज इक्वल टू 90। ये वाली इक्वेशन अपने पास आ गई। तो दोनों ही इक्वेशन और दोनों ही वेरिएबल, तो इससे ये सारी चीज़ें अपने पास निकल जाएगी जो कि ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसके अंदर, x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x% का प्रॉफिट है तो इजीली निकल जाएगी। अगर y की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ठीक है, तो ये तो इससे तो निकल जाएगी वैल्यू। सेलिंग प्राइस Q का अपने पास प्रॉफिट चाहिए। देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। तो y का जब मेरे पास CP आ जाएगा, SP आ जाएगा, तो मैं SP में से CP को घटा के क्या उसका प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे पास 100 आई, 100 इसकी CP आई, मैंने 200 में इसको बेचा, तो 200 में से 100 जाएगा, तो मेरे को 100 का लाभ हो गया कितने पे, 100 पे, यानी 100% का अपने को लाभ हो गया। तो इस तरीके से y की वैल्यू निकल के ये इजीली निकल जाएगा। अब स्टेटमेंट 2 है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम P इज RS। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम P की वैल्यू जो है वो इतनी है 1780। तो अपने पास 3000 में से अगर मैं P की वैल्यू निकाल दूं, सेलिंग प्राइस है ना, हाँ सेलिंग प्राइस है, तो अगर मैं इसमें से ये घटा देता हूँ Q वाली, तो क्या मुझे Q की मिल जाएगी? हाँ इससे भी निकल जाएगा। अगर ये इतना सेलिंग प्राइस जारी है तो मैं सेलिंग प्राइस से वापस उल्टा चलूँगा। अगर सेलिंग प्राइस मेरे पास ये है तो मेरे पास मार्किंग प्राइस आ जाएगी, मार्क प्राइस से मेरे को P की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। अगर P की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी तो मैं इसमें से 3000 में से घटा के Q की कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा। Q की कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी तो मेरे पास Q की सारी वैल्यू निकल जाएगी y की, जिससे मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा, जिससे मैं Q का परसेंटेज निकाल लूँगा, प्रॉफिट परसेंटेज। स्टेटमेंट 3 जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम Q इज RS 14। सो इससे ही निकल गया। विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट, हाँ तो ठीक है, इससे भी निकल जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 1400 है तो इससे ये निकल जाएगा, वापस सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो तीनों जो है वो सफिशिएंट है। लेकिन क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिडंडेंट टू फाइंड द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, यानी कौन अनावश्यक है। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक, कौन अनावश्यक है। लेकिन आंसर तो अपने तीनों से आ रहा है, तो अनावश्यक कैसे होगा? तो जैसे कि इसके अंदर अगर एक से स्टेटमेंट से आ गया तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट से अगर अपने पास आंसर आ गया तो ये दोनों तो रिडंडेंट हो जाएंगे ना। अगर मेरे पास सेकंड से आ गया तो फर्स्ट और थर्ड दोनों रिडंडेंट हो जाएंगे। अगर मेरे पास ओनली थर्ड से आ गया तो फर्स्ट और सेकंड दोनों रिडंडेंट हो जाएंगे। यानी इसका आंसर होगा एनी ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर रिडंडेंट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो आई होप कि मेंस लेवल की इस सीरीज़ में आपको
जो अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया वो आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।